दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको रोज किसी न किसी जल योद्धा से मिलाते हैं जिसका जल संरक्षण में कोई उल्लेखनीय योगदान हो। और आज हम मिलेंगे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी जी से, जो इस समय मेघालय के माननीय राज्यपाल महोदय के सचिव हैं। आपका स्वागत है सर। नमस्कार, धन्यवाद। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और आप एक जल योद्धा के रूप में कैसे काम करते हैं। मैं जमशेद जी गांव में ही जन्मा पला बढ़ा और गांव संस्कृति से मेरा एक विशेष लगाव रहा है। और हमारी जो परंपरागत संस्कृति है वह तीर्थ संस्कृति है, जल और प्रकृति के संरक्षण की संस्कृति है। तो यहाँ नदियों का, जल स्रोतों जैसे तालाबों का, पोखरों का, झीलों का और कुओं का बड़ा ही महत्व रहा है। और कुएं घर घर में होते रहे हैं, हम पूजा करते थे और कुएं से हमारी आस्था जुड़ी होती थी। और कुएं जो है कहीं न कहीं समय के साथ आज हम देखते हैं कि लुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि हम हैंडपंप लगा लिए, कुएं से पानी भरने की जरूरत नहीं रही, घर घर नल से जल पहुंच रहा है। और धीरे धीरे जिस तरह भूगर्भ जल का दोहन हो रहा है, जल स्तर नीचे गिर रहा है, तो कुएं के जल स्रोत भी धीरे धीरे सूखने गए। और लोगों ने कहीं जो है असुरक्षा होने के कारण कुओं को जो है धीरे धीरे मिट्टी या डालते हुए पाट दिया या बंद कर दिया। कुछ जगहों पर कुएं बचे रहे, खेतों के जो कुएं थे वो खेत में मिला लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी कुआं आधारित जो संस्कृति रही है, जैसा आप जानते हैं कि जब गांव की बारात निकलती थी तो कुएं की पूजा करके परिक्रमा करके निकला करती थी। जी 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 जी। आज वो सारी परंपराएं जो है कहीं न कहीं लुप्त होती जा रही हैं। और अगर देखा जाए तो हमारे राजस्व रिकॉर्ड में पूरे प्रदेश में विशेषतः मैदानी क्षेत्र में कुओं का एक बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है। और ये कुएं जो है, जो नदी जोहड़ तालाब है, तो इनको पुनः उसी रूप में रिवाइव किया जाए। और ग्रास रूट स्तर पर बहुत सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसमें हमें बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। और इस क्षेत्र में कुछ भी काम किया जाए, क्योंकि भविष्य के लिए जल ही जीवन है। और जल को बचाना और अपनी पीढ़ियों तक शुद्ध जल पहुंचाना हमारी पीढ़ी की आज एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस क्रम में कुओं को वर्षा जल संभरण के लिए यदि प्रयोग किया जाए, अगर हम छतों का पानी सीधे कुएं में लाएं, कुएं जो है काफी बड़ा टैंक है, तो उसमें बोरिंग नहीं करनी है। और जो मिट्टी है, मिट्टी अपने आप जल को छानते हुए उसको नीचे के जल स्तर में ले जाती है। और इस तरह से वर्षा जल संरक्षण और भूगर्भ जल भरण के लिए कुएं एक बहुत अच्छे समय सिद्ध मॉडल सिद्ध हो सकते हैं। इस विषय पर कार्य करने की जरूरत है। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे ग्रास रूट लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, वो आज इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी राष्ट्रीय कर्मयोगी सम्मेलन शाहजहांपुर में हुआ, जिसमें बहुत सारे इस तरह के कार्यकर्ता जुटे और इसका एक संकल्प लिया गया कि कुओं के माध्यम से जल भरण पर कार्य किया जाना है। और जगह जगह इस मैसेज को गांव गांव तक लोगों तक पहुंचाना, लोगों की आस्था से उसे जोड़ना। और यदि इसकी जरूरत पड़ती है तो जल संभरण एक बहुत ही समसामयिक विषय है। तो इसके लिए संसाधनों की भी कमी नहीं। ग्राम पंचायतें चाहे महात्मा गांधी नरेगा के तहत या पंचायत निधियों के तहत या अन्य योजनाओं के तहत जो भूमि जल संरक्षण से संबंधित हैं, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में संसाधन भी उपलब्ध हैं। तो यदि हम वर्षा जल को पाइप से जोड़ करके कुओं से जोड़ दिया जाए और इस तरह के मॉडल कुएं, उसमें जल भी रहेगा और भूगर्भ जल भरण भी होगा। केवल उनको सुरक्षित किया जाना है। 2 फीट 2.5 फीट ऊंची जो है उसकी मुड़ेर बाहर से बना दी गई और उसको ऊपर से लोहे का या आधा स्लैब जाल करके थोड़ा उसे सुरक्षित कर दिया गया। और उसकी नीचे की जो है गंदगी साफ करके जल स्तर से अगर उसको हम जोड़ लें तो बहुत ही उम्दा मॉडल है। और हर जगह, हर गांव में कुओं को पुनः, जो बचे हमारे कुएं हैं, उनको हमें जो है जल भरण के लिए उपयोग करना है। इसको एक मॉडल के रूप में चलाना है। और कहीं न कहीं इससे मेरा यह जुड़ाव है, यह मेरे जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन है
नहीं। और मुझे लगता है कि हर प्रशासक, हर व्यक्ति का यह दायित्व है कि अच्छा पर्यावरण और विशेषकर जल अगली पीढ़ी तक सुरक्षित जल पहुंचा। और इसीलिए शायद कुओं का पुनर्जीवन जरूरी है। आप उत्तर प्रदेश और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में जल परिदृश्य को, इनका जो भविष्य है, इसको कैसे देखते हैं? जी हाँ, ये बड़ी चुनौती का आपने सवाल किया है कि इस क्षेत्र में बहुत तेजी से जल स्तर नीचे गिर रहा है। हमें एक बड़ा अनुकूल फसल चक्र अपनाना होगा। भविष्य के लिए अभी से बहुत दूरदर्शी योजना बना करके कार्य करना है। अनुकूल फसल चक्र, भूगर्भ जल का सस्टेनेबल तरीके से ही दोहन हो और जल भरण की व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से हर संभव स्तर पर की जाए। कोई भी यदि घर बन रहा है तो उसमें जल संभरण की व्यवस्था हो। बड़े बड़े जल संभरण के लिए तालाब बनाए जाए। गांव के जो या मोहल्लों में जो गंदा पानी जा रहा है उसको प्राकृतिक तरीके से, जैसे कीनी के वृक्ष इत्यादि उनके किनारे लगाया जाए तो शोधन हो जाता है। कई लेयर के तालाब बने तो उनसे सफाई होते होते फिर जो अगली लेयर का तालाब होता है उसका पानी हमें जो है सिंचाई के लिए, बागवानी के लिए, अन्य कार्यों के लिए, जो पेयजल के अतिरिक्त उन सब कार्यों के लिए हम उनको आराम से प्रयोग कर सकते हैं। मछली पालन के लिए तो जो किसी रूप में जो जल है वह कहीं ना कहीं एक संसाधन है और भूगर्भ जल हमें जो है अच्छे से भरना है। हमें प्राकृतिक खेती अपनानी है, क्योंकि जिस तरीके से उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग हुआ है इस क्षेत्र में, उससे जमीन की जो रंध्र थे वे कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। जल सोखने की क्षमता कम हुई है। हमें इस पर एक अनुकूल प्राकृतिक खेती का माहौल बनाना है कि प्रकृति मूलक खेती होगी तो बहुत कम लागत में होगी। और जैसे कई संत और कई जगहों पर लखपतिया खेती का कॉन्सेप्ट चल रहा है, हमें इस तरह की खेती अपनानी होगी जिससे अभी हमारे खेत छोटे छोटे हो रहे हैं तो ज्यादा जो है प्रकृति मूलक हो, कम संसाधन में हो, अच्छे और गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न हो जिससे हमारा तन मन बेहतर ढंग से पोषित हो। और इस तरीके से हमारे अगर जो है खाद का प्रयोग कम होगा तो जमीन के रंध्र भी खुलेंगे। हम खेतों के किनारे पहले जोहड़ तालाब होते तो उनको संरक्षित करें। उसमें जल आधारित जो खेती है, चाहे मत्स्य पालन हो या कई जगह पर सिंघाड़ा या कई तरह के जल की फसलें हैं, उनका हम प्रयोग करें। कहीं पर्यटन केंद्र के रूप में उनका प्रयोग कर लें। तो जल संरक्षण जो है जीवन का एक मुहिम हो और निश्चित ही आने वाली पीढ़ी सचेत हो रही है। सरकार भी इस दिशा में काफी प्रयास की रही है। हर मुख्य योजनाओं में जल संरक्षण एक प्रमुख नीति निर्णय के रूप में लागू है और इसको और भी मुस्तैदी से लागू किया जाना है। हर जगह जगह जो है प्रशासन में इसको और अच्छी तरह से नीचे तक, प्रधानों तक, जो हमारे गांव की कार्य योजना या जिसे हम GPDP कहते हैं, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, जो 2 अक्टूबर से 31 जनवरी के बीच में बनाई जाती है, तो इसमें उसको शामिल किया जाए। पंचायत निधि या अन्य योजनाओं से इसका वित्त पोषण हो और लोग जुड़े, खासकर जो है, और वृक्षारोपण जिस तरह से जगह जगह पर कुआं हो तो उसके किनारे वृक्ष लगाए जाए, छायादार वृक्ष हो, उसके किनारे लोग बैठ सकेंगे। और जो गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही, अगर हमारे घरों और रहने के स्थान या जहाँ भी उपयुक्त जगह मिल रही है, रास्ते के किनारों पर ज्यादा पेड़ हो और वहाँ की जो जगह हो उसमें पानी से पेड़ भी बढ़ेंगे और वह पानी नीचे नीचे पोषित भी होगा। तो इस रूप में अगर हम कार्य योजना बनाकर अभी से एक 10-20 वर्ष का, 50-100 वर्ष की, 200 वर्ष के विजन के साथ ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए कि इसका क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, उससे लड़ने की रणनीति आज ही बनाए, नहीं तो हमें देर हो जाएगी। और इस पर हमें अभी से लग करके कार्य करने की जरूरत है जिससे आने वाली पीढ़ियां हमें अच्छे से याद करें, अन्यथा हम कभी अपनी आने वाली पीढ़ियों द्वारा माफ नहीं किए जाएंगे। जी, बहुत आभार डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी जी, आप हमारे साथ जुड़े और अपने अनुभव साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद जमशेद जी, आपने लोगों से यह बात पहुंचाने का मौका दिया और आपके माध्यम से पुनः निवेदन है कि जिस रूप में हो जल को हम कम से कम प्रदूषित करें, जल बचाएं और भविष्य के लिए बेहतर जीवन की आधारशिला रखें, रूपरेखा बनाएं। जी, जय जल जय जीवन। जी, बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी जी, सचिव महामहिम राज्यपाल मेघालय। और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा
हमें हमारी मेल आईडी पर जरूर बताएं, bkntl100@gmail.com। और अब मैं रेडियो जल मित्र जमशेद और रेडियो जल मित्र चंद्रकला BKNTL यानी बूंदों की न टूटे लड़ी से विदा लेते हैं और कल मिलते हैं एक नए जल योद्धा के साथ। नमस्कार और सुनते रहिए 100.7 FM, क्योंकि जहां है आप वहीं है हम।